Hello, boys and girls. This is CM Mohit Agarwal here, and it's a very important video because in this video I am going to teach you how to write answers in audit in your CA exams. तो CA एग्जाम्स में मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं ऑडिट में यार थ्योरी पेपर तो है 40 आ ही रहेगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 40 छोड़ो 20 भी नहीं आता। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर कंसेप्ट क्लियर है लेकिन अगर आपको आंसर पैटर्न नहीं पता, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड मार्क्स। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा ऑडिट में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने चाहिए। अभी जो एग्जाम्स हुआ उसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ऑडिट में 80 प्लस आया, हाईएस्ट अभी तक 83 गया मेरे यहां से, और भयानक, और लास्ट में तो 92 हाईएस्ट था और इस टाइम 83। तो भाई कैसे इन लोग लेकर के आते हैं ऑडिट में इतना अच्छा मार्क्स, वो हम लोग सीखने वाले हैं। आंसर पेपर पैटर्न में क्या होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, आंसर्स अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आंसर सीखना पड़ता है, वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और जरूर 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 वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैंने लॉ के लिए भी बनाया था, बाई चांस अगर आपका मिस हो गया हो तो लॉ वाला पेपर प्रेजेंटेशन जो है ग्रुप 1 चैनल पर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। और ये तो ग्रुप 2 चैनल पर ऑडिट का अपलोड हो रहा है, इसको तो अभी देख ही लीजिए, राइट। और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कोड अगर आपको नहीं पता मेरा, तो मेरा है सीएम मोहित, तो सीएम मोहित कोड लगाइए। और प्लस बैच जो जल्दी स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया था, तो फटाफट आ जाइए, प्लस बैच में अपने मिलते हैं। सीएम मोहित मेरा कोड है और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आफ्टर डिस्काउंट जब आप मेरा कोड लगा देंगे 15,750, और 2 साल का अगर आप वैलिडिटी लेते हैं तो 18,900। तो कोड है सीएम मोहित, इसका फटाफट उपयोग करो और फटाफट जो है प्लस बैचेस में मिलो। चलो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑडिट में आपको कैसे आंसर्स करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिट का क्वेश्चन पेपर जो है ना, ऑडिट का क्वेश्चन पेपर वो किस प्रकार का रहता है, राइट। 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड नॉर्मल एमसीक्यूज। नॉर्मल एमसीक्यू, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मिलाकर के 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं भाई। 14 नंबर का कितना, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट आता है। 14 मार्क्स का आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है, तो 44 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया ना। तो इसलिए ऑडिट में आजकल 80s और 90s में मार्क्स सुनने मिलता है। द रीजन बीइंग कि 44 आउट ऑफ 44 कोई नहीं रोक सकता आपका, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर और आंसर राइट है। क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यू जो है ये तो ओएमआर शीट है, मशीन के जरिए चेक हो जाता है, ओएमआर शीट है। और 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट भी जो है आपको 7 करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो आंसर करने पड़ते हैं, और 7 इंटू 2, 14 मार्क्स समझ में आ रहा है कैसे, 7 तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट आंसर करने पड़ते हैं, 7 इंटू 2। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू, उसमें कोई चॉइस नहीं रहता। 14 नंबर का करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें से आपको 8 में से 7 अटेम्प्ट करना रहता है, 2-2 नंबर का। बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट अलॉन्ग विथ रीजंस आपको लिखने पड़ते हैं। कभी भी अगर तुक्का लगाना हो और कुछ नहीं आ रहा हो तो इनकरेक्ट को चूज करके आना, क्योंकि इंस्टीट्यूट अधिकतर इनकरेक्ट देता है, गंदा तरीका है। मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ने से अच्छा है इनकरेक्ट लिख करके आ जाना, ठीक है। और करेक्ट इनकरेक्ट में सर कुछ मार्क्स मिलेगा हम लोग को, बिल्कुल हाफ मार्क्स मिलेगा अगर करेक्ट इनकरेक्ट आपका सही है तो। रिमेनिंग आपका बच गया 56 मार्क्स, खाली 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता है। 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव जो लिखना पड़ेगा आपको पूरा, 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट गाइस, समझ रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको पूरा ब्रेकअप बता दे रहा हूं, जो 56 मार्क्स का 56 मार्क्स का आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 4 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ये सब सीख करके जाओ, नहीं तो एग्जाम में सरप्राइज मिलता है आपको। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और जाहिर सा बात है, एवरी क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का आएगा, तभी तो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आप एक चॉइस में निकाल सकते हैं, तो 14 4 56 तभी बनता है। एवरी क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच। और ये 14 मार्क्स ईच में पता है कितना सब क्वेश्चन रहता है, जनरली 4 सब क्वेश्चन रहता है, 4 सब क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 4 सब क्वेश्चन। समझ में आ गया सर, हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 2 सब क्वेश्चंस
ऑफ 3 मार्क्स ईच, मतलब 6 हो गया, और 2 सब क्वेश्चंस जो रहेगा वो 4 मार्क्स ईच हो गया, मतलब 8। तो 2 into 3 6, 2 into 4 8, 14 मार्क्स। 14 मार्क्स के ब्रेकअप रहता है, मतलब समझ जाओ मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है एक तो 4 नंबर का आता है, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता भाई। तो या तो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 4 नंबर का, या तो 3 नंबर या 4 नंबर, इस प्रकार से आता है। समझ में आ गया सर? तो पेपर पूरा फैला हुआ आता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हारा दुनिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि एक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि है चलो राइट डाउन ऑल द रिपोर्टिंग क्लॉजेस ऑफ कारो, चलो 20 नंबर का ये दे दिया, 16 नंबर का ये दे दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक पर्टिकुलर सब क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया तो 3 नंबर या फिर मैक्सिमम 4 नंबर का है। तो बहुत अच्छा पेपर पैटर्न है, एक बार तो जोरदार तालियां पेपर पैटर्न के लिए कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट है, तो 44 मार्क्स का तो प्योर ऑब्जेक्टिव हो गया। 44 मार्क्स प्योर ऑब्जेक्टिव, प्योर ऑब्जेक्टिव्स, इसको तो गलत करना पाप है भाई, पाप। सर नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग। और फिर 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 56 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 5 में, 14 मार्क का ईच है, एबीसीडी करके, 2 सब क्वेश्चन 3 नंबर, 2 सब क्वेश्चन 4 नंबर। समझ में आ गया सर हम लोग को? जबरदस्त। अब जो 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में आप क्या करिएगा? 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में आपको ना वो ओएमआर शीट नहीं मिलता और एमसीक्यूज नहीं मिलता, सब्जेक्टिव वाला पार्ट मिलता। तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा, फाइंड आउट 4 क्वेश्चंस that you will attempt, 4 questions that you will attempt out of 5, 4 questions that you will attempt out of 5, ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। प्लस जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ना आपका करेक्ट इनकरेक्ट वाला, वो भी तो सब्जेक्टिव पार्ट में ही है ना, तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला जो है ना उसको फटाफट पढ़ करके सोच लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। 15 मिनट सफिशिएंट है। फिर जैसे ही आपका 3 आवर्स स्टार्ट होता है, 3 आवर्स, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स, पहला 30-40 मिनट में आप और कुछ नहीं करेंगे, कसम है आपको। जैसे ही आपका 3 घंटा का टाइमर स्टार्ट होता है, पहला 30 से 40 मिनट में आप सारा का सारा सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। यही लॉ में भी स्ट्रेटजी फॉलो करना है। सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैंने खून के आंसू रोते हुए देखे बच्चों को, एमसीक्यू छूट जाता है उन लोग का। सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज, फिल अप द ओएमआर शीट इमीडिएटली, फिल अप ओएमआर शीट इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि लास्ट में ओएमआर शीट भरोगे, हो सकता है फिर भूल जाओ तो पेपर तबाह हो जाएगा। तो सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज, फिल अप द ओएमआर शीट इमीडिएटली। ऐसा हो सकता है कि 3-4 एमसीक्यू नहीं आता हो, उसको बात के लिए छोड़ दिया, वो अलग बात है, बट आपको सबसे पहले फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स में एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करना है, ओएमआर शीट इमीडिएटली भर देना है। हाँ, 2-4 एमसीक्यूज जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बाद में भर देना। पेपर लिखते लिखते और भी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में थिंकिंग आएगा, और हॉल कलेक्शन अगर हो गया जो कि अनएथिकल है, बट अगर तुमको कान में सुनाई दे दिया तो क्या उपाय? ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे? करेक्ट इनकरेक्ट सॉल्व करेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट सॉल्व करेंगे इन 15 मिनट्स। आराम से हो सकता है 15 मिनट के अंदर। तो अब सोचो तुम्हारा 40-50 मिनट्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट 50 मिनट के अंदर तुमने 44 मार्क्स का पेपर खत्म कर दिया। समझ में? 44 मार्क्स का पेपर तुम्हारा और हो गया। पहला 50 मिनट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई चला जाएगा। जो काटा पीटी होता है, ठीक है, बैड हैंड राइटिंग होता है, वो सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई कि पहला 50-55 मिनट में मैंने 44 मार्क्स को खत्म कर दिया। समझ में आ गया सर? अब उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब जो मेरे को अटेम्प्ट करना है वो कैसे करें, ध्यान से सुनना। अब हम लोग बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखो भाई, तुम्हारा 180 मिनट था, 180 में 50 मिनट अगर हटा दो, ठीक है, या चलो 60 मिनट ही हटा दो, तो 50 मिनट्स ही हटाओ ना, मैक्सिमम तो 50 मिनट्स ही लिखे हैं, तो 130 मिनट्स बचता है। 130 डिवाइडेड बाई अगर 4 करते हैं, 130 मिनट्स डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो तुम्हारे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा कि पर क्वेश्चन को तुमको 32.5 मिनट्स देना है। तुम आधा घंटा दो ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ये सब सुनना बहुत जरूरी है। तो तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करना है चाटो, 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो तुम आराम से 2 घंटा में अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरा करो।
4 क्वेश्चन 30 मिनट्स करके 2 घंटा, और लास्ट का जो 5-10 मिनट बचेगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, हर एक आंसर के बाद लाइन खींचो। एंड याद रखना तुम कोई भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो, तुमको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता तो तुम क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट करो, लेकिन सब क्वेश्चंस मत बदलना। 3 का ए बी सी डी साथ में करना पड़ेगा, 3 का बी पहले, 3 का डी बाद में, 3 का ए बाद में, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हो फिर, लेकिन उसका ए बी सी डी लाइन बाय लाइन, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो, उसका ए बी सी डी लाइन बाय लाइन। समझ में आ गया सर? 30 मिनट्स पर क्वेश्चन दो। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, किस प्रकार के आते हैं? टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर्स, केस स्टडीज बेस्ड ऑन चैप्टर्स। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज बेस्ड ऑन चैप्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन आ गया बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मैं अभी क्वेश्चन पेपर खोल कर दिखाऊंगा, मैंडेटरी है, मैंडेटरी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम लिखना मैंडेटरी है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर भी लिखना, नाम भी लिखना, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंडेटरी है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर लिखना और नाम लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बेस्ड ऑन चैप्टर्स आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलवेज राइट इन पॉइंट फॉर्म, ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स, पॉइंट 1 2 3 4 करके। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेस्ड ऑन चैप्टर, पॉइंट 1 2 3 4 करके। जैसे तुमको बोल दिया हाउ वुड यू वॉच सेल्स रिटर्न, हाउ वुड यू वॉच परचेज, तो सारा पॉइंट वाइज आपको लिखना है, असर्शंस लिखना है, और असर्शंस के अंदर पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे असर्शन हो गया ऑकरेंस, तो ऑकरेंस के अंदर पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। कंप्लीटनेस पॉइंट वाइज लिखो, एग्जिस्टेंस पॉइंट वाइज लिखो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पॉइंट वाइज लिखो उसके अंदर फिर। सो ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। केस स्टडीज अगर आ जाता है बेस्ड ऑन चैप्टर्स, तो केस स्टडी आप कितना पैराग्राफ में लिखेंगे? मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में आप केस स्टडी लिखेंगे। मिनिमम 3 पैराग्राफ्स क्या क्या रहेगा? जो रिलेटेड प्रोविजंस है चैप्टर का, क्वेश्चन का जो रिलेटेड प्रोविजंस है, पहले आप वो लिखो कि रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। फिर क्वेश्चन का जो फैक्ट्स एंड एनालिसिस है, ये फैक्ट्स एनालिसिस समझ में आता है क्या होता है? जो क्वेश्चन में बोला गया उसको आप कोरिलेट कर रहे हो प्रोविजंस के साथ। तो पहला पैराग्राफ में प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट्स एनालिसिस लिखा। फैक्ट्स एनालिसिस मतलब यू आर कोरिलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन विद द रिलेटेड प्रोविजन, एंड लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूड कर देना अपना आंसर को, कंक्लूजन। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर आएगा, मैंडेटरी आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर लिखना और नाम लिखना, और फिर आप आंसर लिखो पॉइंट वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है बेस्ड ऑन चैप्टर्स, जैसे ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज हो गया, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, हमेशा पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है। इंटरनल चेक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, पॉइंट वाइज लिखो। केस स्टडीज अगर आ गया तो 3 पैराग्राफ में आपको ये आंसर को लिखना है। इस प्रकार आपको ऑडिट का आंसर जो है वो प्रेजेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया ऑडिट का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है? आई एम मेकिंग द वीडियो वेरी शॉर्ट बट वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। सब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अब चलो एक पेपर हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखो 30 मार्क्स का एमसीक्यू था, फिर 14 नंबर का करेक्ट इनकरेक्ट था, जैसा कि आप देख सक रहे हैं दोस्तों। ये देखो 14 नंबर का करेक्ट इनकरेक्ट, आंसर एनी 7, और कितना तो आपको दिया है? 8 तो दिया है। 8 में आपको 7 अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो ये फिर से लिख करके आने हैं क्या क्वेश्चन? नहीं, ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखना आपको, सीधा करेक्ट, करेक्ट है तो रीजन बता दो, इनकरेक्ट है तो भी रीजन बता। सर करेक्ट है तो क्या रीजन बताएंगे? ऑलमोस्ट वही लिखना पड़ेगा, थोड़ा बेटर सेक्शन वगैरह अगर याद हो या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड याद हो तो लिख करके, नहीं तो ऑलमोस्ट वही रहता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ज्यादा करेक्ट देता नहीं है, ज्यादा इनकरेक्ट देता है। इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा वो लिख दो। इनकरेक्ट लिखो फिर करेक्ट आंसर, करेक्ट है तो करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट के साथ रीजन, इनकरेक्ट के साथ रीजन। रीजन लिखना पड़ेगा शॉर्ट में। सर कितना लाइन? 3-4 लाइन लिखने से चलेगा, 3-4 लाइन का रीजन लिखने से चलेगा। करेक्ट इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट इनकरेक्ट में आंसर करना, ट्रू फॉल्स में आंसर मत करना। अगर बाई चांस ट्रू फॉल्स पूछा तो ट्रू फॉल्स में आंसर करना, करेक्ट इनकरेक्ट मत बोलना। फिर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 में से आपको 2 3 4 5 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। समझ में आ गया सर हम लोग? जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, एपीक्यू लिमिटेड डील्स इन रियल एस्टेट। नाम से पता चल रहा है एपीक्यू लिमिटेड वगैरह दे दिया, मतलब कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। रियल एस्टेट का ये डीलर है, डील्स इन रियल एस्टेट मतलब ये रियल एस्टेट का डीलर है। एंड इसका जो लैंड होल्डिंग रहता है, करंट एसेट रहता है, इन्वेंटरी। बिल्कुल रियल एस्टेट डीलर है तो इसका लैंड जो है करंट एसेट है। द सेम इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। आपको पता है ना AS2 में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड्स बाय सच डीलर?
तो अब आपको ये आंसर जो है ये क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर, बिल्कुल ए से भी क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये AS2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रिलेटेड प्रोविजन लिखना पड़ेगा। रिलेटेड प्रोविजंस में फर्स्ट पैराग्राफ में आप पूरा AS2 का ज्ञान दे दीजिएगा, सेकंड पैराग्राफ में आप जो क्वेश्चन का फैक्ट है उसको कोरिलेट करिएगा और लास्ट में अपना कंक्लूजन दीजिएगा। ठीक है, फिर वैसे ये देखो, यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय दिस कंपनी एज अ कॉस्ट ऑडिटर, समझ में आया? तो भाई तो ये क्या हो गया, सेक्शन 148 का क्वेश्चन हो गया ये। अब ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे हमने आपको बताया। वर्किंग पेपर्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटर आर आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर, बिल्कुल गलत है ये बात, ऐसे 230 में हम लोग पढ़ रखे हैं वर्किंग पेपर जो रहता है ब्रांच ऑडिटर का, बोल रहे प्रिंसिपल ऑडिटर का भी प्रॉपर्टी है। तो ये सब 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको आराम से जो है स्टेट द रेलेवेंट ऐसे, तो रेलेवेंट ऐसे आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर्स, और फिर आप इसको लिखिएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक्सटर्नल ऑडिटर शुड नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एक्सटर्नल ऑडिटर कब कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज नहीं कर सकता। अगेन ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप इसको सीधा पॉइंट वाइज में लिख दीजिए। आप इसको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर भी आपको लिखना चाहिए यहाँ पर। बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर यहाँ पर क्या है, ऐसे नंबर 610, बिल्कुल सही। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610 कब कब हम लोग यूज नहीं कर सकते, जब लॉ में मना किया हुआ है, या फिर जब इंटरनल ऑडिटर सीधा असिस्ट कर रहा था एक्सटर्नल ऑडिटर को। ठीक है, और भी जो सर्कमस्टांसेस है वो सब लिख दीजिएगा जो 610 में हम लोग पढ़ रखे हैं। वैसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू वाउच और वेरीफाई रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रखे हैं इसको बारीकी से। इसके अंदर सेक्शंस वगैरह भी अगर लिखोगे तो और ज्यादा बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। बिल्कुल सही, सेक्शन 197 एंड 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये हो गया केस स्टडी। ये प्रोप्राइटी ऑडिट का आपको जो है एक्सेप्शंस मांगा है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। प्रोप्राइटी ऑडिट अगर आपको नहीं याद हो, याद आया प्रोप्राइटी ऑडिट क्या है? प्रोप्राइटी ऑडिट कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का पर्टिकुलर जो पैसा है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन में भी यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन था। बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज नहीं होना चाहिए, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन था जब यूज हो सकता है। नॉर्मली गवर्नमेंट का पैसा किसी एक इंसान या एक कम्युनिटी के लिए खर्चा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एक्सेप्शंस केसेस में। तो 3 तो एक्सेप्शन था, लिख दीजिएगा। व्हेन द अमाउंट वाज इनसिग्निफिकेंट, या फिर व्हेन इट वाज अ कस्टम ऑफ द सोसाइटी, या फिर अप्रूव्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो एक्सेप्शन पॉइंट वाइज, सब पॉइंट वाइज जा रहा है सर। समझ में आ गया सर हम लोग को? समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को आंसर्स वगैरह जो है वो करना है। तो इस प्रकार अगर आप ऑडिट का पेपर आंसर करके आते हैं, बहुत इजी पेपर आता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ऑडिट का, तो आपको कोई हरा नहीं सकता ऑडिट में। 70 तो आपका मिनिमम है, बेयर मिनिमम 70 मार्क्स है। ठीक है, बाई चांस अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि आप मेरा कोड इस्तेमाल करके, सीए मोहित वाला जो कोड है ये इस्तेमाल करके आप मेरे से पूरा का पूरा अनअकैडमी ऐप पर लॉ एंड ऑडिट के क्लासेस जो है वो पढ़ सकते हैं। मेरा कोड लगा दीजिएगा सीए मोहित। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव फाउंड दिस शॉर्ट वीडियो यूजफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।